हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2025 का एग्जाम दिया है, अभी आपकी आंसर कीज आई, आपने दोनों दिन आंसर कीज को अच्छे से देखा, आप लोगों के लिए हम लोगों ने भी आंसर की डिस्कस करी, आपको क्वेश्चंस पता है कौन से चैलेंज करने हैं, तो वो सारा पार्ट अभी डन हो गया है। बट यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि अगर मैं दिसंबर 2025 के रिजल्ट के लिए अवेटेड हूँ या मैं जून 2026 के लिए तैयारी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो एक्चुअल क्या फाइनल वर्डिक्ट है, क्या मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस रहा एग्जामिनेशन के बाद, कैसा बच्चों का रिस्पॉन्स था, आंसर की आने के बाद जब मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस देखे क्या रहने वाला है, ये सब चीजें जो है मैं आप लोगों से इस छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत मैं करूं, मैं आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि जो पेपर 1 और पेपर 2 आपका रहा, क्या वो इजी रहा, हार्ड रहा, किस कैटेगरी में जाएगा। सेकेंड चीज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले कि जो कट ऑफ है उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैं ओवरऑल इन जनरल आप लोगों को जो है वो ये प्रेडिक्शन के बिहाफ पर बता रही हूँ। जो भी रिस्पॉन्स अभी पिछले दोनों दिन में, जो 14 तारीख को आपका पेपर का आंसर की रिलीज हुआ, आंसर की मैंने देखा, मैंने पूरा अपना पेपर कंप्यूटर साइंस सॉल्व किया, पेपर 1 भी आपके लिए सॉल्व किया, हर शिफ्ट का पेपर 1 हम लोगों ने सॉल्व करवाया, आप सब जाकर देख सकते हो पेपर 1 को। ये सब चीजें जो है वो अपन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग दिसंबर के रिजल्ट या जून की तैयारी, दोनों की ये जो लूप होती है इस लूप में ना फंसे। अगर आप सभी लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। अभी जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम बैचेस जो है वो 19 जनवरी से लाइव हो जाएंगे आप सब लोगों के लिए। डिस्काउंट चल रहा है, लास्ट डेट ऑफ डिस्काउंट है, 15% आपको ऑफ मिल रहा है। आपके पास में जो भी एक बच्चे को तैयारी के लिए चाहिए होता है वो सब मिल जाएगा, चाहे वो एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान हो, टॉपिक वाइज आप लोगों के लाइव वीडियो हो, 12 महीने की लाइव वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपके साथ रहता है। डाउट क्लियरिंग एंड काउंसलिंग हमेशा चलती है जेआरएफ अड्डा पे। घर पे डिलीवर होते हैं नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, साथ ही साथ हर एक टॉपिक के पिछले 10 साल में किस प्रकार के सवाल आए, अपडेटेड फ्रॉम दिसंबर ऑल्सो, ये सब आपको मिलता है विद अ पर्सनलाइज्ड मॉक ट्रैक। 25 मॉक टेस्ट होते हैं इसके अंदर, हर दिन एक क्विज आता है, हर दिन आपके पास में जो है वो टेस्ट चलते हैं पेपर 1 पेपर 2 के टॉपिक वाइज। बट उसके अलावा 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, पेपर 1 ओनली के लिए भी मिलते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए भी मिलते हैं, और इसके साथ मिलता है एक प्रोग्रेस ट्रैकर, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में जो चीज है ना वो यहीं पर आकर अटक जाती है कि आपको ये पता लगना जरूरी है कि आप क्या गलती कर रहे हो। अब मैं आप सभी लोगों को दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ, मतलब मैं आप लोगों को जो है वो कॉमन सब्जेक्ट के लिए भी मेरा जनरल जो एनालिसिस है वो बताने वाली हूँ, ठीक है, कॉमन जिसमें ऑब्वियसली जनता ज्यादा होती है, और मैं आप लोगों को रेयर सब्जेक्ट के लिए भी ये बता रही हूँ क्योंकि दोनों के पेपर 1 तो मैं देख चुकी हूँ, कंप्यूटर साइंस का भी मैंने पेपर देखा, मैं दोनों के लिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, जब पेपर अगर आप लोग देखोगे, चाहे पेपर 1 देखो या आप लोग पेपर 2 देखो, तो आप लोगों का पेपर का 80% से लेकर 90% तक की जो चीजें हैं वो सभी बच्चों के लिए सिमिलर थी। मैं क्या बोलना चाहती हूँ सुनिए ध्यान से। जब बच्चा पेपर देकर आया, चाहे कॉमन हो या रेयर हो, तो उन दोनों ही चीजों में बच्चे ने बोला कि मैम पेपर जो है वो मेरे लिए इजी था, मेरे लिए पेपर जो था वो डुएबल था, बट ये चीज जो है ये आई थी टॉपिक्स को लेकर। जब मैंने आप सभी लोगों के सामने एनालिसिस किया तो बच्चे ने बोला कि मैम टॉपिक्स जो थे, क्योंकि बच्चे के टॉपिक बहुत ज्यादा सुने हुए आते हैं, उसने देखे हुए आते हैं, है ना, डायरेक्ट मैराथन से, मैम जो हमने लास्ट 10 डेज मैराथन करी वहां से डायरेक्ट सवाल आए थे, एंड इट वाज डुएबल, इट वाज प्रेडिक्टेबल, इट वाज इजी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मैं बात कर रही हूँ, बट मैं फिर आपको ये बोलूंगी कि मैंने उस टाइम भी आपको ये चीज बोली थी कि इजी और रिलेटेबल इजी होने में फर्क होता है। टॉपिक्स का सुना हुआ लगना, टॉपिक्स डुएबल होना, टॉपिक्स इजी लगना अलग चीज होती है, और क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। और यही चीज जो है वो मुझे देखने मिलती है। मैंने पूरा पेपर आप लोगों के सामने सॉल्व किया, और मैं अभी भी आपको ये बोल सकती हूँ कि टीचर पर्सपेक्टिव से मैं ये कह सकती हूँ कि ये पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था। बट अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की जैसे सोच के बोलूँ कि वो स्टूडेंट पहली बार इस पेपर को अटेम्प्ट करा, या जून 2025 का जो ट्रिकी पेपर था उसके बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है क्वेश्चन फ्रेमिंग को लेकर, तो ये पेपर जो है वो मेरे लिए +1 लेवल चला जाता है। इजी से थोड़ा सा ऊपर आप लोग इसको मान लीजिए कि ये हो जाएगा, ये इजी नहीं कहलाएगा। मैं आपको इसका रीजन देती हूँ। रीजन नंबर 1, असर्शन रीजन का भर भर के आना, क्रोनोलॉजी ऑर्डर का भर भर के आना, राइट।
मैं इसको मैच द कॉलम में कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि मैच द कॉलम के अंदर तो एक ऑप्शन का चॉइस एलिमिनेशन लगा के भी आंसर निकल जा रहा था। बट ये दोनों जो फैक्टर्स है ना, इसमें भी क्रोनोलॉजी वाले के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है, और उससे बड़ा कंफ्यूजन आता है असर्शन रीजन वाले टॉपिक्स के अंदर, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पहली बात तो जब थियोरेटिकल पैटर्न आप लोगों का बनता है तो पेपर जो है वो लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है उसका ग्रिप लूज होता है, कंसंट्रेशन लूज होता है। जितना पेपर लेंदी होता जाता है टाइम कम लगने लगता है उसे, और इस वजह से वो सिली मिस्टेक्स बढ़ती है। एंड जब असर्शन रीजन की बात करूं तो असर्शन रीजन में आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है उसका ये जो कंफ्यूजन है, इस वजह से मैंने भी नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चों के जो है वो जब पेपर देकर आए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं 190 के अप्रोक्सीमेटली 200 के अप्रोक्सीमेटली मैं स्कोर कर रहा हूँ, अचानक से उनके नंबर जो है वो गिर के कितने हो जाते हैं, 170 180 के आसपास पहुंच जाते हैं, स्ट्रेट 5 क्वेश्चन उड़ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको लगा कि असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट एनटीए ने क्या किया, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया, और आप इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, मैं भी इसका प्रूफ नहीं दे सकती आपको। यही सेम मिस्टेक जो है वो मुझे लगता है कि इस पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बना देती है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड से ज्यादा थियोरेटिकल ओरिएंटेड बना देती है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ऑप्शंस की फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग की वजह से सिली मिस्टेक होते हैं। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस पेपर का फाइनल वर्डिक्ट मेरे लिए था कि दिस वाज सिली मिस्टेक प्रोवोकिंग पेपर। ये पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बता रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 80% की बात कर रही हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे देखने मिले पेपर 2 के अंदर जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाए हैं, एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं कभी पढ़ाऊंगी। हटा दीजिए इसको, 5 क्वेश्चन और हटा दीजिए, नहीं आते, ठीक है ना। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि 100 में से 83 क्वेश्चन का तो मैं प्रूफ दूंगी आपको कि कहाँ से आए हैं, फिर भी मैं हटा देती हूँ और बोल दीजिए 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मान लीजिए कि गलत। 83 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी क्लास से हैं, कहाँ से। ये सेम चीज मैं आपको सब पेपर के लिए करके दिखा सकती हूँ, बट फिर मैं ये बोल रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 80% पेपर जो है वो आप लोगों का वही है जो कई सिलेबस के बाहर से नहीं आए। बट स्टिल मैंने आपको उस दिन भी बोला था एनालिसिस के टाइम पर भी कि दिस इज अ सिली मिस्टेक प्रोवोकिंग पेपर। ऑप्शन की फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग और जिस तरीके से थियोरेटिकल वेटेज बढ़ता जा रहा है, ये पेपर को थोड़ा सा टिपिकल बनाता है। हार्ड तो नहीं बना देगा, अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी है, किसी भी स्टूडेंट की अच्छी तैयारी, उसने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में प्रॉपर तैयारी करी है, तो उसके लिए ये पेपर डेफिनेटली जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। हाँ, बट अगर आप ऐसा फ्रेशर पहली बार आप ये अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता जाएगा, यही प्रॉब्लम है थियोरेटिकल का। सो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी पर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें से अगर 100 बच्चा ऐसा बोल रहा है तो उसमें से 99% बच्चे के क्या प्रॉब्लम होगी कि वो सिली मिस्टेक करके आए, इस तरीके की मिस्टेक्स करके आए। तो अब आपको इससे बचना है अगर आप लोग जून के लिए तैयारी कर रहे हो तो। दूसरी चीज आती है कट ऑफ के बारे में। देखो, अब बहुत सारी जगहों पर ऐसा बोला जा सकता है कि मैम कट ऑफ तो बहुत कम हो जाएगा, कुछ पेपर्स में ऐसे बोला जा रहा है कि कट ऑफ जो है मैम वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बोला जा रहा है कि नहीं मैम 30 क्वेश्चन तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर थे। मेरे खुद के कंप्यूटर साइंस के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 39 क्वेश्चंस मैंने काउंट किए कि यस प्रीवियस ईयर थे। तो इस तरीके से देख के लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कट ऑफ को बढ़ा देगा। बट मैं आपको फिर बोलती हूँ, आपकी जो कट ऑफ है ऑफ जून 2025, है ना, आपकी जो कट ऑफ गई थी ना जून 2025, इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर सब्जेक्ट व्हाटएवर कैटेगरी, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आपको एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। और ये जो डिफरेंस है ये भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मोस्ट पेपर के लिए लोअर साइड पर रहेगा, ठीक है ना। मोस्ट पेपर के 3 से 5 क्वेश्चन जो है ना, 3 से 7 क्वेश्चन मान लो, +2 -2 कर लो आप, है ना, आपके लिए इससे ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कंप्यूटर साइंस के बिहाफ पर अगर मैं बोलूं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जून का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली लेसर लेंदी था, बट ट्रिकी ज्यादा थे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ज्यादा ट्रिकी थी। इस बार ट्रिकी नहीं थी, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल था, इसलिए फ्रेमिंग जो है वो बहुत लेंदी हो गई। और लेंदी की वजह से जो होता है वो जब इतना ज्यादा थ्योरी आता है तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है, एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है। ये मैं पेपर 1 के लिए भी बोलूंगी, पेपर 2 के लिए बोलूंगी। पेपर 1 तो फिर भी जो है मेरे हिसाब से बहुत ही सही था, बहुत ही इजी था पेपर 1 तो कंपैरेटिवली। बट मैं ये ओवरऑल बता रही हूँ, है ना, 12 के 12 शिफ्ट के पेपर 1 को कंपेयर करके बोल रही हूँ कि इट वॉज अ बिट लेंदी।
टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, बिल्कुल डुएबल है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, मैंने खुद ने ही पढ़ाया है, मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है उसका। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि ये जो चीज है, ये पेपर को और ज्यादा थियोरेटिकल बनाते हुए और ज्यादा जो है बच्चे के लिए एक कंफ्यूजन पॉइंट बनाया है, सिली मिस्टेक प्रोवोकिंग बनाया है। इसी वजह से 3 से 5 क्वेश्चन का जो है वो ऑन अ लोअर साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कट ऑफ क्या आएगी देखो, वो तो मैं नहीं बोल सकते, वो तो हम लोग देख ही लेंगे, बट मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगी कि अच्छी कट ऑफ का एक अच्छा एग्जिट पोल अगर हम लोगों को बनाना है तो उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प ऐसी चाहिए होगी कि मैंने आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा की जो अपनी एप्लीकेशन है उस पर जो है वो एक एग्जिट पोल लगवाया है। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चे उस पोल के अंदर आंसर करेंगे, बताएंगे कि उनके कितना स्कोर आ रहा है विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी। मुझे पता है कि बच्चे को नहीं अच्छा लगता है हर बच्चे को डिस्कस करना अपना स्कोर। विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी आप वहां पर जाकर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अपना ये एग्जिट पोल में अपना नंबर लगा के आ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज, है ना। उसके लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करना, हम आपकी एंट्री जो है वो उसके अंदर कर देंगे। एंड उसके बाद में जो है वो अपन बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन हो सकता है। पर्सनली भी मैं आपको मेल या फिर मैसेज के थ्रू आपका बता दूंगी सब्जेक्ट वाइज। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में आप अपने सब्जेक्ट के साथ में अपना स्कोर लिख सकते हो। उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग जो जून की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। एक और चीज मैं बोल रही हूँ, अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ और आपको आंसर की के आने के बाद में महसूस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये समय दुखी होने का या ज्यादा खुश होने का नहीं है। अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो आपको आगे की तैयारी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। और अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और जून की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एनटीए चल रहा है, एनटीए बहुत ही ऑन करेक्ट टाइम चल रहा है और बहुत ही जल्दी जो है वो आप सब देखोगे कि आपका रिजल्ट भी आपके सामने होगा, जून के एप्लीकेशंस भी आपके सामने होंगे। तो इसी वजह से मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जितना जल्दी हो सकता है वो अपनी नेक्स्ट तैयारी में लग जाओ। जो गलतियां, जो जल्दबाजी, जो सिली मिस्टेक और कॉन्सेप्ट्स को ऊपर से पढ़ने की जो मिस्टेक्स आपने करी है, राइट, उस मिस्टेक को छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ो, बट मैं फिर आपको ये बोलूंगी, जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसा गुरु चुने जो अच्छी बातें करे, जो सही बोले, आप उसे चुनिए। कोई भी हो, जिससे भी आपको समझ में आता है, आपको पैरेलल ड्रॉ करना होता है उसके साथ, वो चुनिए, एक ही चुनिए और ईमानदारी इंटेंट के साथ में एफर्ट लगा के अपने जून के अंदर इन मिस्टेक से बचिए। पेपर का लेवल ऐसे ही होगा, हर बार ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, बट फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि 100 में से 100 नहीं करना है, 150 में से 150 नहीं करना है। आप सभी लोगों को अगर 80% भी अपना पेपर आता है तो भी आपका जेआरएफ हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा कैसी लगी, अपना अपना सब्जेक्ट का स्कोर बताइएगा। हम मिलेंगे आप सभी लोगों से हमारी अगली क्लास के अंदर। चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब जेआरएफ अड्डा। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोगों ने बनाए, आराम से देखिए, लगे कि आपको हमारा पढ़ाया समझ आता है, आपको हमारे अंदर वो पैशन दिखता है, तो यू कैन कम टू द प्रीमियम कोर्सेज। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।